तो गाइस जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जिंगू फाइनली पार्क में पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन क्वीन वहां से जा चुकी रहती है। वो अपनी गाड़ी में जा रही होती है और साथ ही बेहद दुखी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन बेचारे का एक और बार दिल जो टूट चुका होता है और उसको दुखी देख मिस्टर पार्क भी दुखी हो जाते हैं। तो अब उनको जिंगू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस पार्क में बैठा हुआ रहता है। रात के 8 बज चुका होता है और वो कह रहा होता है फिर किसी नहीं, मैंने उसे एक और बार पुश कर दिया। और फिर इसके बाद हमें बढ़ाई का सीन दिखाया जाता है। मून कह रही होती है जिंगू आगे तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिंगू कहता है मून यंग, मैं हमारे क्लब के लिए कुछ सप्लाईज पिकअप करके ले जा रहा हूँ, और तुम्हारे बारे में क्या। मून बोलती है मैंने लाइब्रेरी से कुछ किताबें उधार ली हैं। जिंगू कहता है आई गेस ये नेचुरल है, क्योंकि अब तुम सीनियर जो बन चुके हो, लेकिन ये अभी भी थोड़ा ऑकवर्ड है। मून बोलती है जिंगू क्या तुम्हें पता है क्वीन वीकेंड वाले दिन चले गई, उसने जाने से पहले एक वर्ड तक नहीं बोला। जिंगू बोलता है कि तुम उसके साथ कांटेक्ट कर पाई। मून बताती है मेरे पास कल उसका एक कॉल आया था डिफरेंट नंबर से, और साथ ही वो कहती है कि इसका मतलब उसने तुमको कॉल नहीं करा और ना ही उसने निकलने से पहले तुमको कुछ बताया। जिंगू कहता है हाँ, और साथ ही वो सोच रहा होता है अब वो शायद मेरे से हेट करती होगी। और फिर तभी यहाँ पर शोयो जिमिन आ जाते हैं। जिंगू को हाय बोलते हैं और बता रहे होते हैं कि हम लोग कैफेटेरिया में जा रहे हैं। जिंगू कहता है ठीक है मैं क्लब रूम में जा रहा हूँ और तुम लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए आ जाना थोड़ी देर बाद। शोई बोलता है ठीक है तो फिर क्लब रूम में मिलते हैं। जिंगू कहता है श्योर हो, ज़्यादा लेट मत होना। और मून में स्माइल करते हुए शोई को बाय करती है, लेकिन दूसरे ही पल मून का चेहरा उतर जाता है। वो जिंगू से कह रही होती है जिंगू आखिर हो क्या रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। ज़रा देखो तो किस तरह से साथ साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। जिंगू आखिर हो क्या रहा है, क्या तुमको लगता है कि शोई उसको पसंद करने लगा है, क्या मेरे को अब यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा। जिंगू बोलता है वो लोग तो बस एक दूसरे के क्लोज ही लग रहे हैं। मून में बोलते हैं हाँ यही सच होना चाहिए। और फिर दिखाया जाता है एक लड़की जिंगू के पास आती है शर्माते हुए और कह रही होती है प्लीज इस चॉकलेट को रख लो और डब्बे के पास रखे चॉकलेट। शर्माते हुए अपने दोस्तों के पास भाग जाती है, कह रही होती है ओ माय गॉड मैंने उसको दे ही दिया। जिंगू कहता है आखिर ये क्या था, उसने मेरे को इस तरह की चीज़ क्यों दी। मून कह रही होती है मुझे लगता है कि मुझे पता है। जिंगू कहता है आखिर तुमको क्या पता है। और फिर इसके बाद जैसे ही जिंगू बॉक्सिंग क्लब में पहुंचता है तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी लड़कियाँ मौजूद होती हैं बाहर। जिंगू अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है मैं सप्लाईज लेकर आ गया, लेकिन दरवाजे पर फर्स्ट ईयर की लड़कियां क्या कर रही हैं। एक बंदी कहती है क्या तुमने भी उनको देखा, वो लंच टाइम से वहीं पर खड़ी हुई हैं। दूसरी लड़की बोलती है अब तो तुम एक असली स्टार बन गए हो जिंगू। कि तभी कहीं से चश्मे वाली आ जाती है अचानक से। जिंगू उसको देखकर चौंक जाता है, कह रहा होता है आगे तुम कब यहाँ पर आ गई। चश्मे वाली कहती है तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा डल हो, तुम अभी तक ये चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाई कि मैं इसे ले सकती हूँ। और वो चॉकलेट उठा लेती है। चश्मे वाली बोलती है अब इस साल के फर्स्ट ईयर में कुछ नए लड़के आ चुके हैं, लेकिन माय फ्रेंड्स हो जिंगू सेकंड ईयर में तुम एक अकेले लड़के हो। अगर तुम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं होते तो हर नई लड़के के प्यार पर तुम्हारी मोनोपोली होती। जिंगू हंसते हुए कहता है कम ऑन ये इम्पॉसिबल है यार। चश्मे वाली कहती है तुम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा भोले हो, ऐसा लगता है कि वाकई में तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो। चलो मैं तुमको सिचुएशन दिखाती हूँ। और साथ ही वो बोतल का ढक्कन खोलने लगती है। जिंगू कहता है आगे तुम कर क्या रही हो। वो फटाक से जिंगू के ऊपर पूरा पानी को लड़ देती है, कह रही होती है ऐसे ही रहना। जिंगू कह रहा होता है आगे तुमने ये क्या कर दिया यार, सीरियसली तुमने मेरे को पानी में क्यों भिगा दिया यार, अब मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। चश्मे वाली फटाक से दरवाजे के पास पहुँच जाती है और दरवाज़ा ओपन करती है। सारी लड़कियाँ जिंगू की तरफ देखना शुरू कर देती है। जिंगू भी उनकी तरफ एक नज़र देखता है और साथ ही वो चश्मे वाली से कहने लगता है आगे तुमने दरवाज़ा ओपन क्यों कर दिया। और वो लड़कियां जैसे ही जिंगू को इस हालत में देखती हैं वो तो वहीं के वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। चश्मे वाली कहती है क्या देखा तुमने। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी हो जाती है, जिंगू चलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसे मिस्टर पार्क नजर आ जाता है। वो मिस्टर पार्क के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है अरे आप स्कूल में। मिस्टर पार्क बोलता है वो क्वीन के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम था। जिंगू कहने लगता है क्वीन उस दिन आखिर हुआ क्या था, क्या आप उस दिन के बारे में कुछ जानते हो। मिस्टर पार्क कहता है क्या वो लास्ट वीकेंड और वो तुम्हारा इंतज़ार करते रही, उसने लगभग अपने फ्लाइट का टाइम होने तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और फिर वो चली गई, काफ़ी बुरा हुआ। जिंगू सर लटका लेता है और कह रहा होता है अच्छा तो उसने मेरे लिए इतना लंबा इंतज़ार भी करा था। मैं जानता हूँ कि ये एक एक्सक्यूज़ जैसा लगेगा, लेकिन मेरी सिस्टर बीमार हो गई थी तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और मैं कम्प्लीटली इसके बारे में भूल गया था। मिस्टर पार्क कहता है अच्छा। जिंगू कहता है अगर आपका उसके साथ कांटेक्ट हो पाए तो प्लीज़ उसे बता देना आई एम रियली रियली सॉरी, हमें उस दिन के लिए उससे माफ़ी चाहता हूँ। और फिलहाल के लिए वो चली गई है और काफ़ी लंबे टाइम तक वापस नहीं आने वाली, लेकिन स्टिल वो हॉलीडेज़ या फिर स्पेशल दिनों के दिन तो वापस आ ही सकती है। तो मैं खुद उससे जाकर मिलूंगा और ऑफिशियली उससे माफ़ी मांग लूँगा। मिस्टर पार्क कहता है हाँ ये तो सच है, वो शायद वीकेंड्स के दिन तो वापस आ ही सकती है। मिस्टर पार्क कहता है क्या तुम कार वॉशिंग पर जा रहे हो, मैं भी वहीं से गुजरूंगा तो चलो मैं तुमको राइड दे देता हूँ। जिंगू कहता है डेट्स ओके, अपना ख्याल रखेगा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरे को बताइएगा अगर आपको क्वीन के बारे में कुछ भी पता चले। मिस्टर पार्क आगे से कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा हुआ रहता है और फिर साथ ही वो उस दिन को याद करता है जब क्वीन गाड़ी में बैठे हुए रो रही थी।
पार्क बोलता है मिस क्या आप रो रहे हो, क्या आप वाकई में बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो। जिंगू के साथ ज़रूर कुछ हो गया होगा, उसको कुछ काम आ गया होगा। वैसे ये काफ़ी बुरा हुआ कि आप उससे मिल नहीं पाए, लेकिन जब तुम यहाँ पर दोबारा आओगी तो उससे मिल पाओगी, इसलिए इतनी ज़्यादा दुखी मत हो। क्वीन बोलती है इट्स ओके, और इस बार अब मैं वापस नहीं आऊँगी। तो फिर इसके बाद हमें चिंगू का सीन दिखाया जाता है। चिंगू घर पर मुँह हाथ धो रहा होता है और कह रहा होता है मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि टाइम बहुत तेज़ से गुजरता जा रहा है, क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के बिना रहता हूँ और लगता है कि अब मेरे को फिर किसी स्कूल जाना होगा। बहुत सारा एफर्ट करने के बाद मैंने पिछले साल इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद से पहले कुछ महीनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कई साल हो गए हो। अभी भी ये बस समय जैसा महसूस हो रहा है और यहाँ पर अभी बहुत कुछ हो चुका है तेजी से, लेकिन शांति के साथ सब कुछ चल रहा है। और फिर जिंगू विंडो से बाहर आसमान की तरफ देखता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। ये देखने के बाद जिंगू मुस्कुराने सा लगता है और वही पल याद कर रहा होता है जब उसने क्वीन को पहली बार टेरेस पे देखा था हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। और फिर दिखाया जाता है जिंगू बाथरूम में होता है और जिंगू कहता है अब तो तुम लंच टाइम में भी वर्कआउट करने लगे हो। जोई कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि अब मेरे को इसकी आदत हो गई है। सॉन्ग जिंगू मेरे को लगता है कि हमारे स्कूल का शावर रूम वाकई में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जिंगू पूछता है आगे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो फटाक से उस अजीब से मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बताता है बहुत सारे स्कूलों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये बिल्कुल एक लग्जरियस होटल की तरह फील दे रहा है। उसको देखने के बाद जिंगू को याद आता है कि क्वीन की कंपनी ने यह बाथरूम बनाया था और क्वीन ने यहाँ पर आकर उसको बाथरूम का इंट्रोडक्शन दिया था और फिर चली गई थी ये कहते हुए कि अच्छे से नहाना। और फिर दिखाया जाता है ये याद करने के बाद जिंगू फिर से मुस्कुराने सा लगता है। और फिर दिखाया जाता है वो जाकर ली को सोहेल से मिलता है और कह रहा होता है हो तुम दोनों कैसी हो, क्या तुम दोनों ने वाइल्ड लीग में अब पहले और दूसरे प्लेस को हासिल नहीं कर लिया, मेरे को नहीं लगा था कि तुम दोनों इतने क्लोज हो। लीगो सोहेल बोलती है वैसे जिंगू तुमने इस बार वाइल्ड लीग में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करा है। जिंगू थोड़ा हंसते हुए कहता है इट्स फाइन, वैसे पिछले साल मैंने अपने इच्छा के विरुद्ध जाकर पार्टिसिपेट करा था इसमें। और वैसे जोंग तुमको जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन कि तुमने सेकंड प्लेस हासिल करा। और जोंग की हालत सेकंड प्लेस पाने के बावजूद काफी ज्यादा बेकार होती है। वो कह रही होती है मैं नहीं जानती कि ये सचमुच बधाई के लायक है। अर्जुन बताती है एंड में मैं स्ट्राइक मारने का वेट करती रही और उसके दौरान मैंने काफी ज्यादा पिटाई भी खाई और जैसे मेरे को काउंटर अटैक करने का मौका मिला मैं करने के लिए रेडी हुई कि तभी अपोनेंट ने टेप आउट कर दिया और गिव अप कर दिया। लीगो सोहेल बोलती है तुम्हारे मुक्कों से मेरे को काफी चोट लग जाती, मुझे मार खाने का डर था। जिंगू बोलता है अरे हाँ क्या तुमने डडल को देखा है। वो कहती है डडल, अरे हाँ मैंने उसको वहाँ बेंच के ऊपर बैठे हुए देखा था। और फिर हमें डडल का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे कुछ लिख रही होती है अपने प्यारे म्यूंग के लिए। तभी वहाँ पर जिंगू आ जाता है, कह रहा होता है डडल तुम क्या कर रही हो। जिंगू को आदत है वो फटाक से अपना लिखा हुआ छुपा लेती है, कह रही होती है तुम्हारा क्या मतलब, मैं तो कुछ नहीं कर रही। जिंगू अपने पास से एक लेटर निकालते हुए डडल को देता है और बताता है सोम ने कहा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। उसने कहा कि वो क्लास में अपने आसपास के लोगों के लिए थैंक यू कार्ड लिखती है और ये तुम्हारे लिए है। डडल बोलती है ओ ये कितना स्वीट है और साथ ही वो उस लेटर को खोल के देखने लगती है और हंसते हुए कहती है ऐसा लगता है कि सोम और जुनहो वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे अलावा तुमको छोड़कर हर कोई अच्छा कर रहा है। जिंगू कहता है आखिर इसका क्या मतलब हुआ। डडल बोलती है ऐसा दिखावा मत करो कि तुम कुछ नहीं जानते, क्वीन के चले जाने के बाद से तुम काफ़ी डिप्रेस हो गए हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम हर दिन आधे अधूरे होश में जी रहे हो, तुम्हारे पास कोई आत्मा ही नहीं है। जिंगू कहता है ये सच नहीं है, ऐसा नहीं है। डडल बोलते हैं अब आखिर से तुम्हारा क्या मतलब, इसे भूल जाओ यार, तुम्हें अब मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे तुम एक काफ़ी अजीब आदमी हो। अब वैसे भी अब मैं वो सब भूल चुकी हूँ कि तुम्हारी वजह से पहले मुझे कितना कठिन टाइम झेलना पड़ा था। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बस मुझे बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब इससे। जिंगू बोलता है ये बस मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्वीन कैसा महसूस कर रही है और मैं श्योर नहीं हूँ कि बेहतर महसूस करने के लिए मुझे क्या करना होगा। और अब वैसे इस तरह की बात सोचना भी गलत है क्योंकि अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है और मुझे उसकी नई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी नहीं पता। डडल उसकी बातें सुन रही होती है तभी सो जिंगू कहता है माफ़ करना डडल, सॉरी डडल, मुझे ये सब तुम्हारे बारे में नहीं मुझे ये सब तुम्हारे सामने नहीं बोलना चाहिए था, बस मुँह से निकल गया। डडल बोलती है अब इसे भूल भी जाओ, रहने भी दो, अब मैं तुम्हारे बिना एकदम ठीक हूँ, वैसे भी अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम और क्वीन जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन जिंगू क्या तुम इंसेन से या मिस्टर पार्क से उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछ सकते। जिंगू बोलता है वेल मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इतना अच्छा होगा, वैसे भी अब मैं उससे क्या बात करूँगा, ये कविता अजीब होगा उसे पूछना कि अब वो कैसी है। मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए एक लेटर लिखना चाहिए जैसे कि सोम ने लिखा और मैं मिस्टर पार्क से बोल दूंगा कि वो उसे क्वीन तक पहुँचा दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा कम ऑकवर्डनेस लगेगी, थोड़ा कम अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी मैं क्वीन जैसे किसी के साथ कॉन्टैक्ट करने वाला आखिर होता कौन हूँ। डडल चढ़े आती है, कह रही होती है कि तुम जानते हो तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब हो और वो अमीरजादे क्वीन भी अजीब है और तुम भी अजीब हो, तुम अलग बैकग्राउंड से हो और वो बहुत ज़्यादा दूर है, तुम दोनों के बीच में चीज़ें बेहद ही अजीब हैं।
और आखिर इन चीज़ों में मैटर ये क्या करता है, क्या तुम्हें बस वही नहीं करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है। चिंगू डर्डल की तरफ देख रहा होता है, तभी डर्डल उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, और वैसे एक लेटर लिखना ये काफ़ी पुराना आइडिया है। जब सोम जैसी एक छोटी बच्ची लिखती है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, लेकिन आज के ज़माने में लड़कियां भी लेटर नहीं लिखते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा बचकाना है। और डर्डल हंसना शुरू कर देती है। सोम चिंगू भी बेचारा थोड़ा एम्बेरस महसूस करने लगता है, कुछ नहीं कहता कि तभी यहाँ पर मून की एंट्री हो जाती है, जो कि उसका लेटर पढ़ना शुरू कर देती है। कह रही होती है, डियर म्यूंग, हाल ही में मौसम इतना खूबसूरत होने की वजह से मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में अचानक से बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ। पिछले वीकेंड जब तुम मुझे घर ले गए थे तो मैं कुछ देर और तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन तभी डर्डल उसे लेटर छीनने लगती है। कह रही होती है, उसे पढ़ो मत, मेरे को दो। लेकिन मून उसे दूर हट जाती है। कह रही होती है, ज़रा देखो तो यार ये क्या क्या लिखा है डर्डल ने एक लव लेटर लिखा है। वाह, ये नेक्स्ट सेंटेंस तो देखो यार, ये कितना आर्टिस्टिक वर्ड से लिखा हुआ लग रहा है। जिंगे तुम्हें ये सुनना चाहिए। कि तभी डर्डल फटाक से मून के मुंह में एक जोर का मुक्का मार देती है और कहते हैं, मैंने कहा स्टॉप इट यू क्रेजी विच, लगता है कि तुम फाइट करना चाहते हो, हाँ आ जाओ। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली जिंगू के वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। जिंगू गाड़ियाँ धो रहा होता है और अपना चेहरा पोंछते हुए अपने चेहरे पे हल्का सा झाग लगा लेता है वो खुद ही से। और फिर तभी उसे वो किस्सा याद आता है जब क्वीन ने जिंगू के चेहरे पे झाग लगाया था और बोला था कि अब मुझे पकड़ो। और ये याद करने के बाद जिंगू फिर से मन ही मन मुस्कुराना शुरू कर देते वहीं पे खड़े खड़े। और फिर साथ ही उसे रियलाइज होता है, वो कहता है आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। और फिर हमें डर्डल के घर का सीन दिखाया जाता है। डर्डल बिस्तर पे बैठी हुई रहती है और कहती है, मैं ये बात जानती हूँ कि अपन दोनों साथ नहीं हो सकते। और फिर इसके बाद हमें डबल से जिंगू के घर का सीन दिखाया जाता है। इनसेंग आ चुका रहता है जिंगू से किराया वसूलने के लिए। जिंगू उसको किराया दे देता है। इनसेंग पैसे गिन रहा होता है और साथ ही यहाँ पर जिंगू इनसेंग से क्वीन के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि तभी वो आगे से खुद ही बोल देता है, क्या तुम मिगुई के बारे में मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हो। जिंगू हाँ में जवाब देता है। इनसेंग कहता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, वो सिर्फ मिस्टर पार्क के साथ बात करती है और वो मेरे को डायरेक्टली बिल्कुल ना के बराबर ही कांटेक्ट करती है। ऐसा लगता है कि उसे विदेश में रहने की आदत हो गई है। चलो अच्छा है, जब वो छोटी थी तब से वो इधर उधर घूमती रहती थी और उसे 5 लैंग्वेज भी आती है बोलना, तो आखिर उसके लिए क्या ही प्रॉब्लम होगी। जिंगू थोड़ा उदास हो जाता है और कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है। इनसेंग कहता है, जिंगू मैं एकदम ईमानदारी से कह रहा हूँ, अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपन दोनों बहुत ही करीब है, लेकिन फिर भी क्वीन मेरी बहन है यार। अम्यूजमेंट पार्क में जो कुछ भी पहले हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार तुम लोग इस तरह के उलझन में हो ही क्यों। क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी यंग हूँ। जिंगू कहता है, नहीं इनसेंग मुझे उस चीज़ के लिए बेहद ही अफसोस है, मैं उस चीज़ के लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा सॉरी महसूस कर रहा हूँ और वो घिरे के दूसरी तरफ हो सकती है, लेकिन मुझे ये सुनकर राहत मिली कि वो अच्छा कर रही है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। इनसेंग सुन रहा होता है जिंगू की बातें और वो उसको यहाँ पर बता ही देता है कि अब वो फ्रांस में नहीं है, अब वो पिछले हफ्ते टोक्यो में शिफ्ट हो गई है। और वो बोल रही थी कि ऑफिशियली तौर पर उसकी यूनिवर्सिटी को अभी स्टार्ट होने में लगभग आधा साल बचा हुआ है, इसलिए वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को स्टडी करने के लिए वहाँ पर गई है। जिंगू कहता है, क्या जापान। इनसेंग बताता है, वो कह रही थी कि अब वो आधे साल के लिए टोक्यो के किसी यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज को ऑडिट करने के लिए जा रही है, लेकिन मुझे कोई डिटेल नहीं पता है। जिंगू कहता है, अच्छा तो अब वो किसी दूसरे देश चली गई है। इनसेंग बोलता है, जिंगू क्या तुम जानते हो सियोल से टोक्यो तक जाने में बस 2 या 3 घंटे लगते हैं, तुमको वहाँ पर जाने के लिए किसी वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, यह वाकई में आसान है। इनसेंग की बात सुनने के बाद जिंगू थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद हमें डाइट वाइल्ड हाई का सीन दिखाया जाता है। जिंगू साफ सफाई कर रहा होता है कि तभी डर्डल उसे आवाज़ देती है। जिंगू देखते हैं पीछे मुड़ के। डर्डल कहती है, रुको मेरे को तुम्हें कुछ देना है और साथ ही वो उसको एक डिब्बा थमाने लगती है। कह रही होती है, चॉकलेट मैंने खुद बनाई है। जिंगू थोड़ा शर्माने से लगता है, कह रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे काफ़ी बुरा फील होगा। कि तभी डर्डल कहती है, आगे तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, कल चिल्ड्रन डे है और मैंने ये खास सोम और जुनू के लिए बनाया है, क्या तुम अगले वीकेंड उनसे मिलने के लिए नहीं जाने वाले। ये सुनते से जिंगू थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। डर्डल वहाँ से फटाक से भग जाती है और अपने हाथ में वो अलग ही चॉकलेट पकड़ी हुई रहती है। कह रही होती है, ये जाके तुम्हें अपने प्यारे म्यूंग को दूंगी। और फिर इसके बाद हमें चश्मे वाले का सीन दिखाया जाता है। वो जिंगू से शर्माते हुए कहने लगती है, हे जिंगू क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हैंसेंग के काम करने वाली जगह पर चल सकते हो, मैंने उसके लिए कुकीज़ बनाई है और मैं ये कुकीज़ उसको देना चाहती हूँ, लेकिन अकेले वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। जिंगू कहता है, ज़रूर। और फिर दिखाया जाता है छुट्टी के बाद ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हैंसेंग काम करता है और कह रहा होता है, हैंसेंग तुम अभी भी यहाँ पर हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए, क्या तुम अभी भी बिजी हो।
हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? और वो चश्मे वाली भी हैंसंग को हाय बोलती है। उसको देखकर हैंसंग भी उसको हाय बोलता है और कह रहा होता है तो तुम भी यहाँ पर हो। और साथ ही वो जिंगू से कहने लगता है नहीं नहीं मेरा काम बस हो ही गया है, अभी मैं ब्रेक पर ही जाने वाला हूँ। कि तभी वो चश्मे वाली शर्माते हुए वो डब्बा थमा देती है, कह रही होती है मैंने इसे खास तुम्हारे लिए ही बनाया है, प्लीज़ इसे रख लो। हैंसंग कहता है वैसे तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को काफ़ी एंजॉय करता हूँ। चश्मे वाली शर्माते हुए बता रही होती है कि उसने उसका चेहरा बनाया है, आइस नोज लिप उसने सब कुछ इमेजिन करते हुए ड्रॉ से बनाया चॉकलेट से। और वो पूरे रास्ते उसको टाइटली पकड़ के खास उसके लिए लेकर आ रही थी। और ये सारी बातें वो मन ही मन सोच रही होती है और फिर साथ ही शर्माते हुए वहाँ से भागने लगती है। कह रही होती है वेल मेरे को लगता है कि अब मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। हैंसंग कहता है क्या तुम बस ऐसे ही जा रही हो, ठीक है अपना ख्याल रखना। जिंगू हंसते हुए कहता है जुंग तुम्हारे आसपास जब होती है तो वो एक डिफरेंट ही पर्सन लगती है। कि तभी पीछे से जगड़ू आ जाता है, एकदम से जिंगू को घेर लेता है। वो कह रहा होता है ओ जिंगू क्या तुम सरप्राइज हो गए, अब जबकि तुमने मेरे को इतने टाइम बाद देखा है तो क्या तुमको मेरे सामने झुके 90 डिग्री से बो नहीं करना चाहिए। जिंगू कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी मिल गई है जगड़ू, क्या अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहने वाले हो। जगड़ू कहता है मैंने अपने अतीत का सब कुछ साफ कर दिया है और अब मैं एकदम ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे हाँ अगर तुम यहाँ पर आए गए हो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, जरा एक सेकंड रुको। ये मुझे तब मिला था जब मैं अपना सामान देख रहा था, ये पिछले साल के गर्मियों की छुट्टियों की तस्वीरें हैं, मैंने उन्हें प्रिंट करा लिया था लेकिन उन्हें तुमको देना भूल गया। और साथ ही वो उसको लिफाफा पकड़ा देता है और बोल रहा होता है ये पिक्चर वाकई में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हैंसंग भी बता रहा होता है मुझे भी ये पिक्चर्स मिल गई हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शॉट्स हैं। और फिर जिंगू वहाँ से जाने लगता है, कह रहा होता है तुम लोगों का शुक्रिया गाइस, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। हैंसंग कहता है ठीक है अपन बाद में मिलते हैं। सोंग जिंगू उस लिफाफे को खोलने लगता है, कह रहा होता है मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था, हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी पिक्चरें भी ली थी। और फिर साथ ही वो उन पिक्चरों को निकाल के देखना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अरे ये वाली ये तो मुझे अभी भी याद है। जगड़ू कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। हैंसंग बताता है ये चॉकलेट कुकीज़ है, चलो इसे साथ में खाते हैं। और फिर साथ ही वो जैसे डब्बा खोल के अंदर देखते हैं वो बेहद ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हैंसंग की शक्ल फिर से बिगड़ गई होती है। जगड़ू कह रहा होता है ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा है जो कि आउटर स्पेस से आया हो। और फिर इसके बाद हमें जिंगू का सीन दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है और कह रहा होता है लास्ट समर, ये बिल्कुल ऐसा फील दे रहा है जैसे कि कल की बात हो, वाकई में टाइम कितनी जल्दी गुजर चुका है। और फिर वो छुट्टे वाले दिन अपने भाई बहनों से मिलने के लिए भी जाता है, वो दोनों भी जिंगू को देखकर खुश हो जाते हैं। जिंगू उन लोगों को डडल की बनाई हुई कुकीज़ भी देता है और पूछा होता है क्या ये अच्छी हैं। सोम कह रही होती है हाँ, और जुनो तो कह रहा होता है डडल जो भी बनाते हैं उसका टेस्ट अच्छा ही होता है। जिंगू बोलता है और फिर इस तरह से विंटर और स्प्रिंग भी गुजर गए और अब डबल से समर भी आ गया है। अपन को कंप्यूटर लैब का सीन दिखाया जाता है। मून आती है, कह रही होती है अरे जिंगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें जल्दी से एक अर्जेंट जांच चाहिए कि हमने ऑफिस के लिए जितने सप्लाईज का ऑर्डर दिया था वो पूरे हैं या नहीं। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नहीं आ रहे हो। जिंगू कहता है हाँ नहीं आ रहा हूँ। तो मून उसके ऊपर भड़क जाती है, चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे जैसे एक सीनियर को ये करना चाहिए, जल्दी से भागते हुए जाओ। तो जिंगू भी कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। और फिर साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। मून कह रही होती है आजकल इस बंदे के दिमाग में चल के आ रहा है और यहाँ पर ये फिर से वापस क्यों आ गया था, चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या देख रहा था। और फिर मून यहाँ पर देख लेती है कि जिंगू ने ये सर्च करा होता है कि एक पासपोर्ट कैसे पाएं, उसी के बारे में देख रहा होता है वो। ये देखने के बाद मून सोच रही होती है वो कितना पैथेटिक है, जब उसे पासपोर्ट भी नहीं मिलने वाला तो आखिर वो इसे सर्च करके देख क्यों रहा है। वो कई महीनों से जापान के बारे में चीज़ें सर्च करने के लिए यहाँ पर आ रहा है चीज़ें देखने के लिए, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और फिर हमें जिंगू का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी क्लास में बैठा हुआ रहता है और बोल रहा होता है टाइम गुजरता जा रहा है तेजी से भी और स्लो भी, और हमारी समर वेकेशन डबल से आने वाली हैं। पिछले साल इसी टाइम के आसपास टाइम इतना धीमा और धुलना था और फिलहाल टाइम कितनी तेज़ से जा रहा है डे बाय डे, लेकिन मेरे साथ कुछ भी अनचेंजली नहीं हो रहा है, मैं तो बस हर दिन वही सेम चीज़ें कंटिन्यू करे जा रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है जिंगू वाइल्ड हाई में साफ सफाई करने के लिए घूम रहा होता है कि तभी उसकी नज़र दीवार पे पड़ती है और वाइल्ड हाई के हॉल ऑफ फेम में यहाँ पर उसे कई सारी तस्वीरें देखते हैं जिसमें जून और मूनयंग भी होती है और सबसे आगे क्वीन की तस्वीर लगी हुई रहती है। और जिंगू का ध्यान ऑब्वियसली क्वीन की तस्वीर की तरफ ही जाता है। वो कह रहा होता है क्वीन आखिर तुम क्या कर रही होगी। और फिर साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिंगू अपने घर पर आ जाता है और जिंगू सोच रहा होता है क्या मुझे उसको सब कुछ बता देना चाहिए था, सतर्क और गार्ड अप रहने के वजह क्या मुझे उसको सब कुछ बता देना चाहिए था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, वो सब बस एक गलतफहमी थी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरी बहन बीमार थी। मैंने सचमुच वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन आई एम सॉरी कि मैं वहाँ पर नहीं जा सका। मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करता हूँ, हमेशा सतर्क रहता हूँ। क्या मुझे उसे बस वो सब कुछ बता देना चाहिए था जो मैं इस पूरे टाइम से कहना चाहता हूँ। आखिर मैं कभी तो ज़्यादा पैथेटिक बनना बंद करूँगा। कि तभी जिंगू की नज़र डबल से उसी लिफाफे की तरफ जाती है। वो वहीं टेबल पे बैठ जाता है और तस्वीरें खोल के देखना शुरू कर देता है। जिंगू यहाँ पर एक के बाद एक तस्वीरें पलट के देखे जा रहा होता है कि तभी उसे उन तस्वीरों में अपनी और क्वीन
की एक फ़ोटो भी मिल जाती है, जिसको देखने के बाद जिंक्यो बेहद ही इमोशनल सा हो जाता है। इसके बाद अपन को बार ढाई का सीन दिखाया जाता है टीचर सभी लोगों को उनकी छुट्टियों के लिए, वेकेशन के लिए गुड लक बोलता है। और फिर दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जिंक्यो चलते हुए जा रहा होता है कि तभी चश्मे वाली लड़की उसके पास आती है और कह रही होती है, जिंक्यो तुम्हें क्या लगता है कि हाइंसा कभी भी काम कर रहा होगा? जिंक्यो कहता है वो अभी अपने काम पर ही होगा, अभी वो नाइट डिलीवरी की तैयारी कर रहा होगा। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझसे मिलने जाने वाली हो? चश्मे वाली बताती है, मैं उसको लंच बॉक्स बनाकर देना चाहती हूँ और ये काम मैं घर से नहीं कर सकती और आज ही लास्ट डे है किचन को यूज़ करने का। जिंक्यो बोलता है, अभी मेरी शिफ्ट स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बाकी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। वो चश्मे वाली बोलती है, इट्स ओके, मैं आज खुद ब खुद चली जाऊँगी। जिंक्यो कहता है, लेकिन तुमको तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है ना खुद वहाँ पर अकेले जाने में। चश्मे वाली बोलती है, आज मैं उससे मिलने के लिए खुद के दम पर जाऊँगी और मुझे लगता है कि यही करना सही होगा। मैं आज ज़रूर से यह मेक श्योर करूँगी कि मैं उसको दिखा दूँ कि मैं उसके लिए कैसा फील करती हूँ। कि तभी यहाँ पर डडल आ जाती है, कह रही होती है तुम लोगों की वेकेशन अच्छी रहे, और साथ ही वो कहने लगती है, अरे हाँ मैं मिस्टर पार्क और इंसेंग से मिली थी थोड़ी देर के लिए पार्क में। उन्होंने मेरे को बताया कि तुम पहले से जानते हो कि क्वीन कहाँ पर है, वो जापान में है। मिस्टर पार्क ने मुझसे कहा है कि उन्होंने तुमको बताया कि वो कहाँ पर है, तो क्या तुम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हो? जिंक्यो बात को पलटते हुए कहता है, जुंग का कहना है कि वो हैंसोंग से मिलने के लिए जा रही है, क्या तुम उसके साथ चलना चाहोगी? वो आज उसे एक लंच बॉक्स देने जा रही है। चश्मे वाली बोलती है, अरे मैं अपने आप जा सकती हूँ। और डडल बोल रही होती है, जिंक्यो आगे तुम बात बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रहने में तो भूल जाओ, मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है। मैं तो आज म्यूंग के साथ कहीं पर खाना खाने के लिए जाने वाली हूँ। और साथ ही वो यहाँ पर इन लोगों से म्यूंग के बारे में ही लंबी चौड़ी बातें करना शुरू कर देती है। जिंक्यो कहता है, तुम दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हो और ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रख रहा है। डडल कहती है, स्टॉप इट, तुम बेवकूफ हो, ये बस नेचुरल है। यहाँ पर तुम ही है कोई जो बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा है। ये काफी नॉर्मल है अपने बिहेव और अपने माइंड के स्पीड को एडजस्ट करना। इस तरीके से तुम गलतफहमी से थोड़ा बच सकते हो और रिग्रेट्स भी कम होने के चांसेस हैं। कि तभी डडल को म्यूंग दिख जाता है, वो हाथ हिलाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर हूँ। और साथ ही वो उन लोगों से कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय, और तुम्हारी छुट्टी अच्छी रहे। और फिर वो जाने से पहले जिंक्यो से कहती है, जिंक्यो क्या तुम्हें पता है तुम कुछ हद तक डिप्रेस होते जा रहे हो? जिंक्यो कहता है, आखिर से तुम्हारा क्या मतलब है? डडल कहती है, सिर्फ किसी के बारे में सोचने और उसके बारे में चिंता करने में आखिर क्या अच्छा है? जिंक्यो तुम बस सोचते रहते हो, तुम कभी कुछ नहीं करते। और फिर साथ ही वो म्यूंग के पास पहुंच जाती है, कह रही होती है, तुम काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे क्या? म्यूंग कहता है, नहीं मैं तो बस अभी आया। जिंक्यो देख रहा होता है उन लोगों को जाते हुए और फिर दिखाया जाता है म्यूंग बोलने लगता है कि अब उनको जिंक्यो और जून को भी अपने साथ चलने के लिए बोलना चाहिए था, मैं उनको अच्छे से हाई नहीं बोल पाया। डडल बोलती है, रहने दो, वैसे भी वो लोग काफी ज्यादा बिजी है। ये सुनने के बाद म्यूंग डडल की तरफ देख रहा होता है। डडल बोलती है, इतना चिंता दिखाना बंद करो, तुमको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो बहुत टाइम हो चुका है और अब मैं उसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। अब बस एक ही पर्सन है जिसकी मुझे परवाह है और वो यहाँ मेरे बगल में खड़ा हुआ है। यह सुनते से म्यूंग भी शर्माना शुरू कर देता है। डडल उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है, जल्दी करो, देखो वो लोग लाइन में भी लग गए हैं, अपन को जल्दी करने की ज़रूरत है। और डडल म्यूंग को अपने साथ ले जाती है। और फिर इसके बाद अपन को जिंक्यो के वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है। हैंसंग पूछ रहा होता है, अब तुम अगले हफ्ते से अपने वेकेशन पर क्या करने वाले हो? जिंक्यो कहता है, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत वर्कआउट और थोड़ी बहुत स्टडी। क्या तुम कहीं पर जाने वाले हो? हैंसंग बताता है, मैं तो एक कोर्स कंट्री साइकिल ट्रिप पर जा रहा हूँ, कम से कम पैसों में पूरे देश की यात्रा, हर आदमी का सपना। जिंक्यो कहता है, बहुत खूब, ये थका देने वाला होगा लेकिन साथ ही काफ़ी मज़ेदार भी। वेकेशन पर होने का मतलब है सिर्फ स्कूल ना जाना, और बाकी सब मेरे लिए चीज़ें तो वही बिल्कुल सेम ही होने वाली है। और ये पॉसिबल है कि मैं स्कूल जिम में जाने के बजाय मूनियंग के बॉक्सिंग जिम में चला जाऊँगा। हैंसंग कहता है, यू लिटिल पंक, तुमको क्या लगता है कि तुम हार्डर ट्रेनिंग करके मेरे को हरा पाओगे? जिंक्यो कहता है, मैं तो अभी भी तुमको ढंग से नहीं संभाल पाता। वो चलाते हुए कहता है, शट अप। और फिर इसके बाद हमें मूनियंग के जिम का सीन दिखाया जाता है। जिंक्यो मूनियंग के साथ अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। सभी लोग उनका इतना शानदार प्रदर्शन देकर ताली बजाना शुरू कर देते हैं। और ये वही मिडिल स्कूलर्स हैं जो कि जिंक्यो का रास्ता रोका करते थे और अभी ऐसे जिम में आने लगे हैं। वो लोग ताली बजाते हुए कह रहे होते हैं, वाह ये तो काफ़ी ऑसम था, तुम दोनों ही इनक्रेडिबल हो। मूनियंग कह रही होती है, इस इनफ, इतना काफ़ी है। वो लोग कह रहे होते हैं, जिंक्यो क्या तुम इस वेकेशन के दौरान हर दिन यहाँ पर आने वाले हो? और कोई कहता है, क्या तुम हमको ट्रेन कर सकते हो? और फिर पीले बाल वाला बच्चा कह रहा होता है, डेट्स राइट। जिंक्यो कहता है, हाँ मैं यहाँ पर हर दिन आने वाला हूँ, और तुम लोग आजकल किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हो ना? वो चश्मे वाला बंदा कह रहा होता है, अगर तुम अब ये कैसी बात कर रहे हो, अब हम लोग मार्शल आर्ट के स्टूडेंट हैं तो हम किसी को बुली कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं करेंगे। मून कहती है, जिंक्यो क्या तुम कल सुबह यहाँ पर आकर मेरी तरफ से इन लोगों के ऊपर नजर रख सकते हो? जिंक्यो कहता है, व्हाट, लेकिन तुम तो उन्हें सिखाने वाली थी ना? मून शर्माते हुए कहती है, मेरी कल एक मैगजीन फोटो शॉट है और ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी बिजी होने वाली हूँ
और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि फिर मैं बाद में फुल टाइम मॉडल ही बन जाऊँ। और लास्ट टाइम जब मैंने वहाँ पर काम करा था तो एक मेल मॉडल ने मेरे से मेरा नंबर भी मांगा था। ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पर ह्यूमन वेपन और बाहर एक सुपर मॉडल बनने वाली हूँ। अब मैं बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाली हूँ लगता है। तो जिंगू बोलता है मून क्या तुम्हारा कोइन के साथ कोई कॉन्टैक्ट हो पाया क्या, तुम उस तक पहुँच पाई क्या। मून मना कर देती है और बोल रही होती है मैंने तुमको बताया तो है, यहाँ तक कि उसने मेरे को अपना नंबर भी नहीं बताया। क्या तुमको ये बात ऑलरेडी नहीं पता है या कि तुम बार बार ये चीज़ें क्यों पूछते रहते हो। एक इडियट की तरह ऐड करना बंद करो। अगर तुम उसके बारे में जानने के लिए इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो फिर खुद वहाँ पर जाकर क्यों नहीं देख लेते, मिल लो उससे जाकर। जिंगू आगे से कुछ नहीं कह पाता और फिर दिखाया जाता है जिंगू घर जा रहा होता है ऐसा लटकाता हुआ। जिंगू सोच रहा होता है क्या कोई सचमुच अच्छे के लिए चले गए, उसे कहे हुए काफ़ी महीने बीत चुके हैं और मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। ये काफ़ी हैरानी की बात है, समय बीतने के बावजूद मेरे दिमाग से उसकी यादें कम नहीं हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये तो अब और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। क्या मैं अकेला ऐसा हूँ? क्या कोई भी लोगों को ये बताने से नहीं डरता कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अकेला सिर्फ यहाँ पर मैं ही हूँ? क्या अकेला सिर्फ मैं ही यहाँ पर अजीब हूँ? और साथ ही हमको बाकी सबका सीन दिखाया जाता है। रेडल और म्यूंग साथ में होते हैं और वो कोच अभी भी मिस नीना के ऊपर ट्राई मारने में लगा हुआ रहता है। और जिंगू सोच रहा होता है आखिर अकेला मैं ही क्यों। और साथ ही वो चलते चलते रुक जाता है। उसे रेडल की बात याद आती है, तुमने कभी भी कुछ नहीं किया। जिंगू ये बात याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। और वो वहीं पे थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ा हुआ रहता है। और फिर तभी उसके मन में अचानक से एक सवाल आता है, आखिर मैंने कभी कुछ क्यों नहीं किया। यही क्वेश्चन वो आसमान में देखते हुए खुद से कर रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, क्वीन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर से निकलती है साइकिल के साथ और चलाते हुए साइकिल चली जाती है। वो साइकिल चलाते चलाते एक पार्क के पास आ जाती है और फिर साथ ही साइकिल उड़काते हुए उस पार्क के अंदर चली जाती है। अपनी साइकिल जाकर वो पार्क करती है और साथ ही एक बेंच पर जाकर बैठकर एक किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर देती है। क्वीन वहीं पर बैठे बैठे थोड़ी देर किताब पढ़ती है और फिर साथ ही किताब को बैग में रखने के बाद वो वहाँ से चलना शुरू कर देती है। और फिर वो चलते चलते एक जगह पर पहुँच जाती है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो पानी के किनारे होती है, बोट्स को जाते हुए देख रही होती है। और फिर साथ ही उसको वो पल याद आने लगता है जब उसने जिंगू के साथ मिलकर ऐसी किसी बोट की सवारी करी थी। उस वक्त तो क्वीन बोट चलाते चलाते सो गई थी और जिंगू उसको देखे जा रहा था। यही पल याद कर रही होती है क्वीन और ये याद करने के बाद उसकी आंखें नम हो जाती है। और जैसे वो ये बात नोटिस करती है वो फटाक से अपनी आंखों का पानी पोंछती है और वहाँ से चलती बनती है। और फिर वो चलते चलते एक शॉप पर पहुँच जाती है, आंटी को गुड मॉर्निंग विश करती है। आंटी भी आगे से उसे हाय बोलती है कि तभी उसे साइड में एक बंदा नजर आ जाता है जो कि पीछे से बिल्कुल जिंगू की तरह दिख रहा होता है और वो कोरियन में ही बोल रहा होता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। क्वीन उसकी तरफ देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है, सोचती है अरे ये क्या जिंगू है। और फिर वो बंदा जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है, क्वीन देखती है वो जिंगू होता ही नहीं है। क्वीन सोचने लगती है, क्वीन बोलती है जब भी मैं किसी ऐसे पर्सन को देखती हूँ जो कि कोरियन बोलता है और पीछे से जिंगू जैसा दिखता है तो फिर मेरे को उसकी याद आ जाती है, मैं काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं अभी भी यही कर रही हूँ। और फिर साथ ही वो एक शॉप पर पहुँच जाती है और कई सारे स्वीट्स देखना शुरू कर देती है और कह रही होती है आज तो मैं स्ट्रॉबेरी वाला लूँगी। और फिर साथ ही क्वीन उस दुकान से वो ले लेती है, बैग में रखकर जाने लगती है कि तभी उसे रास्ते में फिर किसी को जिंगू जैसा नजर आ जाता है। वो बंदा कह रहा होता है क्या ये रास्ता है। क्वीन उसको देखे जा रही होती है और फिर साथ ही वो फटाक से नजरें घुमा लेती है, कह रही होते नहीं फिर कैसे नहीं। और फिर जैसे ही वो बंदा पीछे मुड़ के क्वीन की तरफ देखता है तो ये जिंगू ही निकलता है इस बार। और वो सोच रहा होता है क्या यही सही डायरेक्शन है। और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे क्वीन नजर आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं, खासकर क्वीन को ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिंगू कह रहा होता है वाओ मैंने तुमको ढूंढ लिया। क्वीन जिंगू को अपने सामने देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो अपना बैग वहीं छोड़ देती है और कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिंगू उसके करीब बढ़ने लगता है और साथ ही उसके पास पहुंचकर हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए आया हूँ और इस बार मैं इसे एकदम टाइटली पकड़ने वाला हूँ। क्वीन शर्माना शुरू कर देती है। जिंगू मन ही मन कहता है मुझे माफ़ कर देना इतना ज़्यादा स्टूपिड होने के लिए और वो सारी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के लिए। सॉरी मैंने तुमको इतना ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार करवाया और सॉरी कि मैंने तुम्हारे लिए चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया। और वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई। और जिंगू धीरे धीरे क्वीन के करीब आने लगता है, क्वीन भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी यहाँ पर एक चोर आ जाता है जो कि क्वीन का बैग लेकर भाग जाता है तेजी के साथ और कह रहा होता है वाह मज़ा आ गया आज तो। जिंगू कहता है अरे नहीं उसने तो तुम्हारा बैग चुरा लिया। और साथ ही वो अपना बैग उतारने लगता है, कह रहा होता है मैं अभी जाकर उसे पकड़ता हूँ। क्वीन एक गहरा सांस लेती है और जिंगू को रोक देती है, कह रही होती है तुम तो जैपनीज़ में नहीं बोल सकते, क्या हो अगर उसको पकड़ने के बाद सिचुएशन हाथ से
निकल गई तो इसलिए मैं जाकर ये करती हूँ। और साथ ही वो जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले बोलती है तुम यहीं पर रहना, कहीं चले मत जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर किसी कहीं पर चले जाओ। उसकी बात सुनने के बाद जिंगू कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पक्का वादा। और फिर इसके बाद अपन को उसे चोर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कोइन का बैग टटोल रहा होता है और कह रहा होता है वो बेवकूफ़ लड़की कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो ये कोइन होती है, जो कि सीढ़ियों पे उछलते हुए इसी के पास से आ रही होती है। और फिर वो फटाक से उसको एक हाई किक दे मारती है। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था और इसी के साथ ये सीरीज़ हो जाती है बिल्कुल फिनिश। इसके आगे अब कोई भी एपिसोड नहीं है, यही लास्ट एपिसोड था। और अब मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी न्यू सीरीज़ में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।